क्या कभी ऐसा हुआ है कि दो अदालतें एक ही सबूत देखकर बिल्कुल उल्टे फैसले दे दे? एक कहे कि अपराध सिद्ध हो गया है और दूसरी कहे यह सबूत तो मान्य है ही नहीं। दोनों सही कैसे हो सकते हैं ऐसे केस में? दोस्तों, आज के इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं देश के सबसे चर्चित आपराधिक मामलों में से एक निठारी कांड की। नोएडा के निठारी कांड की लगभग 2 दशक बाद सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार इस पूरे मामले में एक अंतिम फैसला दे दिया है, फाइनल वर्डिक्ट सुना दी है। और इस फैसले के बाद सुरेंद्र कोली, जिसे कभी सीरियल किलर कहा जाता था, अब उसे पूरी तरह बरी कर दिया गया है। लेकिन कोर्ट का जो कारण है वो सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि ये कहानी जो है वो सिर्फ किसी अपराधी की नहीं है, बल्कि ये कहानी है कानून की, न्याय की और संविधान के संतुलन की। कि कैसे अनुच्छेद 14 और 21 किसी भी व्यक्ति को, चाहे उस पर कितने भी गंभीर आरोप क्यों न लगे हो, अन्यायपूर्ण सजा से बचाते हैं। इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि यह फैसला एक मास्टर क्लास है अपने आप में, न्याय को समझने में, न्यायिक प्रक्रिया को समझने में और संविधान के सिद्धांतों को समझने में। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं धून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी के साथ साझा कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बात शुरू करते हैं मामले की पृष्ठभूमि की, निठारी कांड की, वो मामला जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। चलते हैं साल 2006 में नोएडा का निठारी गांव, D5 सेक्टर 31 के एक घर के पीछे से मानव अवशेष मिलने शुरू हुए थे। उस समय पर वो घर था व्यापारी मोनिंदर सिंह पंढेर का और उनके घर में नौकर था सुरेंद्र कोली। यह खबर पूरे देश में उस समय सनसनी बन गई थी। जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। सीबीआई ने 16 अलग अलग केस दर्ज किए और आरोप लगाया कि सुरेंद्र कोली ने कई बच्चों और महिलाओं का अपहरण किया, उनकी हत्या की और यहां तक शवों को नष्ट तक कर दिया। 2009 से लेकर 2017 के बीच कोली को 12 मामलों के अंदर दोषी ठहराया गया और मृत्यु दंड यानी कि डेथ पेनल्टी तक दे दी गई, उसे डेथ पेनल्टी अवार्ड कर दी गई। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इनमें से एक मामले में उसकी सजाए मौत को बरकरार रखा था। लेकिन इसके बाद एक एक करके बाकी मामलों में बहुत कुछ अजीब हुआ। हर अदालत ने वही सबूत देखकर कहा यह सबूत भरोसेमंद नहीं है और 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुरेंद्र कोली और मोनिंदर पंढेर दोनों को 12 मामलों के अंदर बरी कर दिया। जो 12 मामलों के अंदर दोषी ठहराया गया था, उन सभी मामलों के अंदर मोनिंदर सिंह पंढेर को और सुरेंद्र कोली को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2023 के अंदर बरी कर दिया, यह कहते हुए कि जो जांच है वो लापरवाही भरी और त्रुटिपूर्ण थी। मतलब खामियां भरी हुई थी। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की जो जांच थी वो बिल्कुल लापरवाही के साथ हुई थी और उसके अंदर बहुत बहुत खामियां थी। हाई कोर्ट ने इस मामले के अंदर यहां तक की कहा कि ऑर्गन ट्रेड एंगल की जांच इस मामले के अंदर हुई नहीं, कि जो मानव शव मिले या कंकाल मिले, उनके जो ऑर्गन्स थे उनका क्या किया गया, कहीं वो बेच तो नहीं दिए गए, इसके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई इस मामले के अंदर। जबकि सरकारी समिति ने इसे एक संभावित कारण भी बताया था। अब जब 2025 में कोली ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की, आपको मैं बताऊं 2025 के अंदर सुरेंद्र कोली ने इस मामले के अंदर क्यूरेटिव पिटीशन डाली। एक तरह से मतलब जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो दोबारा सुप्रीम कोर्ट के सामने आके बोला जाता है कि जनाब इस मामले के अंदर आपने जो फैसला सुनाया है उसमें बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप मेरी मदद करिए, इसको देखिए। 2025 के अंदर कोली ने जब सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की तो सवाल उसने यही रखा था कि अगर वही सबूत बाकी 12 मामलों में खारिज हो चुके हैं तो क्या एक मामला अभी भी टिक सकता है जिसमें आपने मेरे खिलाफ जो फांसी की सजा थी उसमें उसको बरकरार रखा था। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या कानूनी सवाल था जब यह क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने 2025 में सुरेंद्र कोली के केस में आई। सुप्रीम कोर्ट की बेंच
जिसमें मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई थे, न्यायमूर्ति सूर्यकांत थे और न्यायमूर्ति विक्रमनाथ के सामने बहुत कठिन स्थिति थी। यह मामला गुनाह और बेगुनाही का नहीं था, बल्कि कानून की समानता, निष्पक्ष प्रक्रिया और न्याय प्रणाली की साख का भी था। इस मामले के अंदर कोर्ट ने कहा कि एक ही सबूत के आधार पर दो अलग अलग नतीजे साथ नहीं रह सकते। एक तरफ 2011 का फैसला था जिसमें कोहली को दोषी ठहराया गया था और सजाए मौत दी गई थी, और दूसरी तरफ 12 ऐसे फैसले थे जहां उसी सबूत को अविश्वसनीय मानकर, अनरिलायबल मानकर उसे बरी कर दिया गया था। तो कानून दोनों को सही कैसे मान सकता है? यहीं पर आया सुप्रीम कोर्ट का सबसे दुर्लभ अधिकार, यानी कि क्यूरेटिव जुरिस्डिक्शन का, यानी न्याय की अंतिम सुधार प्रक्रिया। अब बात करते हैं कि ये जो क्यूरेटिव पिटीशन होता है, ये होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये जो क्यूरेटिव पिटीशन की जो अवधारणा है, ये आई थी रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा केस से, जो 2002 का सर्वोच्च न्यायालय का केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर उसके किसी अंतिम निर्णय से, उसके किसी फाइनल निर्णय से न्याय की गंभीर चूक हुई है, मतलब न्याय देने में कोई गंभीर गलती हो गई है, त्रुटि हो गई है, तो व्यक्ति एक क्यूरेटिव पिटीशन दायर कर सकता है। मतलब उसे एक और मौका मिलता है जो कोर्ट के द्वारा जो गलती हुई है उसको सुधारने का। यह कोई दोबारा अपील नहीं होती, यह केवल तब होती है जब मामला न्याय की आत्मा को ठेस पहुंचाता है। और निठारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यही पाया, क्योंकि अगर एक ही सबूत को 12 जगह झूठा कहा गया और एक जगह उसी के बेस पर सजा दी गई है, तो यह सीधे संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कि समानता के अधिकार का भी हनन है, और उसके साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 21 जो निष्पक्ष प्रक्रिया और जीवन के अधिकार का भी उल्लंघन है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने यह कहा कि समान परिस्थितियों में अलग अलग परिणाम देना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। अब आगे हम बात करेंगे सबूतों के बारे में। इस मामले में जो एविडेंसेस थे उसके बारे में भी बात करेंगे कि एक ही एविडेंस है मगर उसके दो उल्टे नतीजे कैसे हो सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा जरूर कि आपको यह सेशन कैसा लग रहा है। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी के साथ साझा कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही विश्लेषण और भी मिलते रहे। ठीक है, तो अब चलते हैं, हम बात करते हैं सबूतों के बारे में, एविडेंसेस के बारे में। इस मामले के अंदर सबूतों की क्या जो समस्या थी उसको समझते हैं। एक ही सबूत थे, एक ही तरीके के सबूत थे, मगर दो उलट नतीजे आ रहे थे अलग अलग केसों में। वही बिंदु समझ रहे हैं, ध्यान पर रखिएगा, जिस पर पूरा का पूरा मामला टिका हुआ था। ये पहला जो धारा 164 का बयान था, धारा 164 का बयान सीआरपीसी के तहत दिया गया, कोहली का जो इकबालिया बयान था, जो कन्फेशन था। दूसरा धारा 27 यानी कि साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के तहत की गई जो बरामदगियां थी, रिकवरीज थी कोहली के बताने पर। इसमें बात करते हैं सबसे पहले हम इकबालिया बयान के बारे में। कन्फेशन की अगर हम बात करें तो कोहली का जो बयान है वो लगातार 60 दिन की पुलिस हिरासत के बाद लिया गया। जब कोहली 60 दिन तक पुलिस की हिरासत में रह चुका था, उसके बाद मैजिस्ट्रेट के सामने, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने सीआरपीसी की धारा 164 के अनुरूप उसका जो है वो जुडिशियल कन्फेशन लिया गया था। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि किसी स्वतंत्र वकील की मदद नहीं ली गई, कि मतलब कोहली का साथ देने के लिए उसकी तरफ से डिफेंस का कोई लॉयर नहीं था। और बयान में कई जगह उसने धमकी और सिखाई गई बातों का भी जिक्र किया। जब उसने जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान दर्ज करवाया था तो उसमें उसने बोला था कि पुलिस मुझे डरा धमका के लेके आई है और मुझे ऐसे बोला गया था कि आपको मैजिस्ट्रेट के सामने ऐसे ऐसे बोलना है। मैजिस्ट्रेट ने भी यह दर्ज नहीं किया कि बयान स्वेच्छा से दिया गया है या नहीं। मतलब यहां पर जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जिसके सामने कोहली का कन्फेशन रिकॉर्ड किया गया था, क्योंकि वो कानून के हिसाब से बाध्य है, उसको मेंशन करना होता है कि भाई जो कोहली का जो बयान है वो उसने स्वेच्छा से रिकॉर्ड कराया है। मतलब कोई भी एक्यूज्ड अपना जब जुडिशियल कन्फेशन रिकॉर्ड कराता है तो उसने स्वेच्छा से कराया या नहीं, ये बात मैजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड करनी होती है, लिखनी होती है।
तो ये चीज जो है मजिस्ट्रेट ने भी की नहीं की, ये लिखा नहीं स्पष्ट रूप से कि कोहली का जो बयान है वो वॉलंटरी तरीके से दिया गया है या नहीं। इसलिए इस मामले के अंदर कोर्ट ने ये कहा कि जो ये बयान है, जो ये जुडिशियल कन्फेशन है, धारा 164 सीआरपीसी के तहत जो सुरेंद्र कोहली का जो कन्फेशन रिकॉर्ड किया गया है वो एविडेंस एक्ट की, इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 24 के तहत अवैध है, क्योंकि इसमें स्वेच्छा नहीं थी, इसमें वॉलंटरीनेस नहीं थी। मतलब कोहली ने अपना बयान अपनी मर्जी से नहीं लिखवाया था, उसके ऊपर पुलिस का दबाव था, पुलिस ने उसको सिखाकर पढ़ाकर जज के सामने ले आए और जज के सामने उसका बयान लिखवा दिया इस तरीके से कि वो अपनी मर्जी से लिखवा रहा है। अब बात करते हैं रिकवरीज की, बरामदगियों की, जो इस केस के अंदर घटना स्थल के पास से जो शव कंकाल मिले और बहुत सारी चीजें मिली उनके बारे में बात करते हैं, जो बरामदगियां हुई इस केस के अंदर। जहां से हड्डियां या फिर अवशेष मिले थे वे पहले से ही पुलिस और आम जनता को पता थे कि भाई इस घर से मिले हैं, इस कंपाउंड से मिले हैं, इस जगह से मिले हैं, मतलब सबको पता था, मीडिया, न्यूज चैनल सभी को पता था। अब आप ध्यान दीजिएगा कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 वाला इंडियन एविडेंस एक्ट पुराना, क्योंकि ये केस पुराना है, 2023 से पहले का है, तो इसमें पुराने वाला एविडेंस एक्ट ही लगता है। और उसकी धारा जो 27 है वो ये कहती थी जब भी धारा 27 के तहत कोई बरामदगी होगी वो तभी वैध हो सकती है जब वो किसी ऐसी जगह से हो जिसके बारे में केवल आरोपी को पता हुआ। मतलब अगर उसके बारे में किसी और व्यक्ति को पता है तो वो सेक्शन 27 के तहत, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत एक वैध बरामदगी नहीं होगी। और यहीं पर जहां से अवशेष मिले, हड्डियां मिली, उसके बारे में तो, उस स्थान के बारे में तो पहले आम जनता को सभी को पता था, न्यूज एजेंसीज को पता था, पुलिस को भी पता था। और यहां पर कानून क्या कहता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की 27 धारा क्या कहती थी कि जो बरामदगी हो रही है वो सिर्फ ऐसी जगह से होनी चाहिए जिसके बारे में सिर्फ एक्यूज्ड को पता है, आरोपी को पता है। तो इस वजह से जो बरामदगी हुई है वो वैध बरामदगी नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बरामदगियां जो है वो वास्तव में डिस्कवरी है ही नहीं, धारा 27 के हिसाब से डिस्कवरी है ही नहीं, बल्कि ये पहले से ज्ञात स्थान से की गई जब्ती है, सीजर है। यानी कि अभियोजन के दोनों स्तंभ इस केस के अंदर ढह गए, गिर गए। मतलब ना ही जुडिशियल कन्फेशन सस्टेन कर पाया और ना ही जो बरामदगी की गई थी धारा 27 के तहत वो भी कोर्ट के सामने टिक पाई। अब बात करते हैं इस मामले के अंदर जांच और फोरेंसिक की विफलता के बारे में। सिर्फ कन्फेशन या फिर आपके बरामदगियों की विफलता ही नहीं थी, जांच एजेंसी की, फोरेंसिक एजेंसीज की भी इस केस के अंदर बड़ी विफलता सामने आई है सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस जांच पर तीखी टिप्पणी की, लापरवाही और देरी से पूरी सच्चाई को खत्म कर दिया गया। ये बात सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि भाई जांच में बहुत देरी की गई, ढील ढिलाया बर्ताव किया गया, जिससे पूरी जो जांच थी, जांच प्रक्रिया थी, वही सवालों के घेरे के अंदर आ गई। लापरवाही और देरी से पूरी सच्चाई ही खत्म हो गई। और इस मामले के अंदर जो मुख्य खामियां थी वो ये थी कि अपराध स्थल को पहले सुरक्षित नहीं किया गया। जहां पर क्राइम हुआ था उसको एकदम सिक्योर नहीं किया गया। जैसे ही खबर आई वहां पर तो मीडिया भी जा रहा था, सब लोग जा जाके चेक कर रहे थे। तो यही सबसे बड़ी गलती थी इन्वेस्टिगेशन के इस मामले के अंदर, अपराध स्थल को पहले सुरक्षित नहीं किया गया। और ऐसी ही चीज आपको याद हो, नोएडा के एक और मामला, चर्चित मामला, आरुषि वाला केस, आरुषि हेमराज केस, उसके अंदर भी यही चीज थी। ये तो मैं आपको बस रेलेवेंस के लिए बता रहा हूं। आप मुझे बताइएगा कि क्या कभी आप आरुषि वाले मामले के ऊपर भी डिस्कशन चाहते हैं। अगर आप हाँ करेंगे तो आपके साथ वो भी डिस्कस किया जाएगा। अब वापस से इसी मामले के ऊपर आते हैं, जो फाइनल वर्डिक्ट जिसके अंदर सुरेंद्र कोहली को बरी किया है, वापस से हम उसी पे आ रहे हैं। कोर्ट ने ये कहा कि जो अपराध स्थल था वो पहले से सुरक्षित नहीं किया गया था और जो डिस्क्लोजर मेमो था वो समय पर नहीं लिखा गया था। और तीसरा, जो रिमांड पेपर था उसमें भी विरोधाभास थे। कोहली को लंबे समय तक पुलिस हिरासत में रखा गया बिना किसी मेडिकल जांच के। मतलब कानून की ऐसी धज्जियां उड़ाई गई है ना। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड के बारे में जो कानून है वो ये कहता है कि हर 48 घंटे के अंदर एक्यूज्ड का मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। जब उसको अरेस्ट लिया जाएगा तब करोगे और हर 48 घंटे के अंदर फिर से आपको कराना होता है। ठीक है, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा,
कोहली को लगभग 60 दिन तक पुलिस कस्टडी में रखा गया, मगर किसी भी मेडिकल जांच के बिना उसकी कोई भी मेडिकल जांच नहीं करवाई गई। मतलब यहां पर क्या हुआ, जो फोरेंसिक जांच थी वो भी अधूरी भी रही और उसके साथ साथ गैर कानूनी भी रही, कानून का अनुपालन नहीं किया गया। और तीसरा, घर में कोई खून या फिर टिश्यू के निशान नहीं मिले। जो पंडेर मोनिंदर सिंह पंडेर का घर था, वहां से कोई भी खून के निशान नहीं मिले, ना ही कोई उत्तक मिले, टिश्यू मिले। और चौथा, हथियारों पर ना कोई ब्लड या फिर हेयर ट्रेस के भी अवशेष मिले, कुछ नहीं मिला। और डीएनए रिपोर्ट्स ने केवल पीड़ितों की पहचान ही बताई, लेकिन कोहली से उसका कोई सीधा लिंक स्थापित नहीं कर पाए। ध्यान दीजिएगा, जो डीएनए रिपोर्ट्स भी आई थी उससे सिर्फ पीड़ितों की पहचान साबित हो रही थी, कोहली से कोई सीधा लिंक स्थापित नहीं हो रहा था। इस पर कोर्ट ने कहा कि संदेह चाहे कितना भी गहरा हो, वे प्रमाण से परे संदेह का स्थान नहीं ले सकता। सस्पिशन हाउ मच ग्रेव कैन नॉट टेक द प्लेस ऑफ एविडेंस। सिर्फ सस्पिशन से, सिर्फ संदेह से काम नहीं चलता। कोर्ट किससे चलती है, अपराध किससे प्रूव होते हैं, प्रमाणों के आधार पर होते हैं, एविडेंसेस के आधार पर होते हैं। अब बात करते हैं कि इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा अफसोस भी जताया और चेतावनी भी दी, उसको भी समझते हैं। कोर्ट ने कहा कि ये खेद का विषय है कि वर्षों की जांच के बावजूद वास्तविक अपराधी की पहचान नहीं हो चुकी है। मतलब 2 दशक बीत गए हैं, कोर्ट भी कह रही है, सुप्रीम कोर्ट इसको फांसी पर चढ़ाने को हो गए, मगर जो सच में इस मामले के अंदर अपराधी था उस तक कोई नहीं पहुंच पाया है, कोई नहीं पहुंच पाया है, कोई भी जांच एजेंसी नहीं पहुंच पाई है। यह खेद का विषय है, खेद का नहीं, ये तो शर्म का विषय है। एक तरह से ये बात आप इसको समझिएगा। आप बताइए, क्या आप कोर्ट की बात से एग्री करते हो कि लगभग 2 दशक हो गए, 20 साल से ज्यादा हो गए इस मामले के अंदर, मगर ये नहीं पता कि ये क्राइम किसने किए। क्राइम तो हुआ है मगर पता नहीं चला किसने किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा इस मामले के अंदर कि चाहे अपराध कितना भी जघन्य हो क्यों ना हो, कितना भी हीनियस क्यों ना हो, कानून को जल्दबाजी में मोड़ा नहीं जा सकता। कोर्ट्स कानून की प्रक्रिया को गति के लिए नहीं है, बल्कि न्याय के लिए अपनाते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 14 और 21, जो संविधान की आत्मा है, उसके बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 ये कहता है कि जो सभी नागरिक होंगे वो कानून के सामने समान होंगे, कानून के समक्ष समान होंगे। यानी अगर 2 मामलों में एक ही सबूत है तो 2 अलग अलग परिणाम नहीं दिए जा सकते, 2 अलग अलग फैसले नहीं दिए जा सकते। और अनुच्छेद 21 जो है वो ये कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन या फिर स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, सिवाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। यहां पर ध्यान दीजिएगा, कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर एक ही साक्ष्य पर आधारित मामलों में असमान निर्णय देना अनुच्छेद 14 और 21 दोनों का उल्लंघन है। कोर्ट ने यह कहा बिल्कुल कि एक ही एविडेंस के बेस पर, एक ही तरीके के साक्ष्य के बेस पर 2 अलग अलग मामलों के अंदर 2 अलग अलग निर्णय देना, एक में दोषी ठहराना, एक में दोषी नहीं ठहराना, यह अनुच्छेद 14 और 21 जो संविधान के अंदर मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उनका भी उल्लंघन है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप बताइएगा कि आपकी क्या राय है। अगर सबूत कमजोर हो, अगर एविडेंस किसी केस के अंदर वीक हो, लेकिन अपराध बहुत गहरा हो, अगर बेहद जघन्य हो, भयानक हो, जैसे इस केस में था, तो क्या अदालत को आरोपी को रिहा कर देना चाहिए या फिर न्याय में सख्ती दिखानी चाहिए? कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, जो कानून है वो भावनाओं से नहीं चलता, कानून का जो प्रोसेस है उस हिसाब से चलता है। आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक करके सभी के साथ साझा कर दीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप कमेंट नहीं करते हैं कि आपको ये सेशन कैसे लगते हैं जो हम सेशन लेके आते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा। सुपर थैंक्स, सुपर चैट के माध्यम से आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, जो इस मामले के अंदर जो अंतिम फैसला आया है उसको समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फाइनल डिसीजन को समझते हैं। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक्चुअल में कहा क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो सुरेंद्र कोहली की जो क्यूरेटिव पिटीशन है वो स्वीकार की जाती है, कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली। अब क्यूरेटिव पिटीशन को एक्सेप्ट करने का मतलब यही है कि सुरेंद्र कोहली के फेवर में डिसीजन आ गया है
और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो 2011 का सुप्रीम कोर्ट वाला फैसला था और 2014 की समीक्षा याचिका के जो आदेश थे वो दोनों रद्द किए जाते हैं, जिसके तहत सुरेंद्र कोहली को दोषी माना गया था। और एक और बात और बोली कि सत्र न्यायालय और हाई कोर्ट के फैसले भी निरस्त किए जाते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के थे और उसके साथ साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था वो भी कैंसल आउट किया जाता है, उसको भी रद्द किया जाता है। और आदेश दिया गया कि सुरेंद्र कोहली को तुरंत रिहा कर दिया जाए अगर किसी अन्य मामले में उसकी गिरफ्तारी आवश्यक ना हो। तो मतलब कि जो मेन एक्यूज था निठारी कांड का, जो सबसे बड़ा फैसला था जिस पर पूरा केस टिका हुआ था, जो मेन एक्यूज था उसको ही इस मामले के अंदर बरी कर दिया गया, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थी वो केस को प्रूव नहीं कर पाई, साक्ष्य नहीं दे पाई कोर्ट के सामने। और कोर्ट ने आदेश दे दिया सुरेंद्र कोहली को तुरंत रिहा किया जाए। कोर्ट ने इस मामले के अंदर एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात बोली कि जब प्रमाण असफल हो जाते हैं, जब एविडेंसेस फेल हो जाते हैं किसी केस के अंदर, तो केवल एक वैध परिणाम रह जाता है। और वो वैध परिणाम क्या है? दोष सिद्धि को रद्द करना, कि जो इसको गिल्टी करार दिया था पहले उसको कैंसल कर देना, दोष सिद्धि को कैंसल कर देना। अब इस फैसले से क्या सबक मिलते हैं लॉयर्स को, जजेस को और आम जनमानस को, वो समझने की बहुत जरूरत है। इस फैसले से बहुत सारे सबक मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इसलिए आपके लिए इतना डिटेल्ड सेशन लेके आया हूं। इस फैसले से जो सबक मिलते हैं वो उसमें पहला है कि क्यूरेटिव जुरिस्डिक्शन का महत्व सभी को पता चल गया है। सुप्रीम कोर्ट का ये अधिकार केवल औपचारिक अधिकार नहीं है, ये न्याय की अंतिम रक्षा का भी अधिकार है। और दूसरा, संदेह से परे जो परिणाम का सिद्धांत है, सस्पिशन से बियॉन्ड जो एविडेंस का सिद्धांत है, वो ये कहता है कि चाहे अपराध कितना भी भयावह क्यों ना हो, भावना कभी भी कानून की जगह नहीं ले सकती। और तीसरा, इस केस ने इक्वालिटी बिफोर लॉ के सिद्धांत को भी और सुदृढ़ किया कि हर व्यक्ति को कानून समान रूप से देखता है। और चौथा, इन्वेस्टिगेशन भी हर केस के अंदर मैटर करती है। ये बात भी कोर्ट ने बोली कि अगर जांच त्रुटिपूर्ण है, अगर जांच गलती भरी है, तो न्यायिक प्रक्रिया का पूरा उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है। और एक बात जो इस केस ने बिल्कुल स्पष्ट कर दी वो ये कि संविधान सर्वोपरि है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। अनुच्छेद 14 और 21 हमेशा हमें याद दिलाते हैं कि न्याय का अर्थ सिर्फ सजा नहीं है बल्कि निष्पक्षता भी है। अब बात करते हैं इस मामले के अंदर निष्कर्ष की, और इसको थोड़ा सा और एनालाइज करते हुए अपने सेशन को वाइंड अप करते हैं कुछ सवालों के साथ। अंत के सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा। निठारी कांड जो है वो भारत की न्याय व्यवस्था के लिए एक चेतावनी है। यह मामला दिखाता है कि अगर जांच कमजोर हो तो सबसे मजबूत आरोप भी टिक नहीं पाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही कोहली को इस मामले में बरी कर दिया है, पर यह भी कहा है कि यह खेद का विषय है कि आज तक हम असली अपराधी को पकड़ नहीं पाए हैं, पहचान नहीं पाए हैं। फिर भी ये जो फैसला है हमें याद दिलाता है कि कानून को भावनाओं से नहीं बल्कि संविधान के आधार पर चलना चाहिए। इसी के साथ हमारा सेशन कंप्लीट होता है। अब आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर सही किया? क्या एक ही सबूत पर दो अलग नतीजे अनुचित थे? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। अगर आप मानते हैं कि कानून को भावना से ऊपर होना चाहिए तो वीडियो को लाइक करिएगा, सभी के साथ साझा करिएगा। जितने भी व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप है आपके, अरताई ग्रुप हैं, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, सभी जगह शेयर करिएगा। और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। आपको हमारे सेशन कैसे लगते हैं ये भी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके आपको रेगुलर यहां पर ऐसे ही डिटेल्ड एनालिसिस मिलते रहते हैं। न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सहायक अभियोजन अधिकारी जुडिशरी और एपीओ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारी जो ऐप है दून लॉ मेंटर, वहां से आप हमारे इंग्लिश और हिंदी मीडियम के सभी कोर्सेज के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।